नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय सिर्फ एक है, मैं बिना लाग लपेट का कि मेरा हेडलाइन है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। यह एक राष्ट्रीय एकता पर एक गीत दूरदर्शन पर पहले बहुत प्रचलित होता था। उस वक्त करुलाल, भीमसेन जोशी, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, आशा पारेख, ये सब उस जमाने के अभिनेता अभिनेत्री, क्रिकेटर और अपने अपने फील्ड के नामी लोगों को समाहित करके एक बड़ा बढ़िया बताया था। अब तक के गीतों में मेरा सबसे प्रिय गीत रहा है मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियां सारी दिशा दसों दिशाओं से आकर के सागर में मिल जाए। मैं गाना नहीं गाऊंगा क्योंकि मैं इतना बड़ा अत्याचार आप पर नहीं कर सकता। आज वही देखने को मिल रहा है, लेकिन वो अलग अलग विधाओं के लोग देश हित में मिलने के आह्वान कर रहे थे और वो लोग मिल रहे थे। आज देश के दुश्मन, देश के विरोधी, घोटालेबाज, करप्ट लोग और करप्शन में लिप्त लोगों का सुर एक दूसरे में मिल रहा है। आज देश की दुर्दशा यह है कि खाता ना बही, जो विपक्ष के लोग कहे वही सही, इसी चीज को वो मानते हैं और ये जताना चाहते हैं कि जो हमने कह दिया वो कह दिया। अब इस पर किसी तरह की बात विवाद की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है क्योंकि इसको हमने कह दिया। मित्रों, आज के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता जी ने जंतर मंतर पर महिला आरक्षण का एक स्वांग रचा और टेंट था महिला आरक्षण का। पूरे कार्यक्रम में उन्होंने महिला आरक्षण पर 1 मिनट बोला कि महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, अब की बार में बिल आना चाहिए। उसके बाद उन्होंने जो दिल्ली पुलिस या सीबीआई और ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है और उस सिलसिले में के चंद्रशेखर राव की बेटी पहले भी पूछताछ की शिकार हो चुकी हैं और आगे भी पूछताछ होना है। ईडी ने उनको सम्मन दिया है कल आने के लिए, तो कल आने में कहीं वो भी मनीष सिसोदिया की तरफ से गिरफ्तार ना हो जाए, इसीलिए उसका दबाव की टैक्टिक्स के लिए आज जंतर मंतर पर जमवाड़ा किया। हालांकि बहुत सारे राजनीतिक दल के लोगों ने किनारा किया, लेकिन सीताराम येचुरी वहां पर गए थे। किस लिए गए थे येचुरी ही बताएंगे। हालांकि येचुरी के ऊपर कोई ईडी सीबीआई की नोटिस नहीं है, लेकिन वो किस बात के लिए गए थे इस बात को मैं नहीं बता सकता। मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कल मैंने बोला था कि भाई देश भर में कोहराम मचा है कि नरेंद्र मोदी ने सारी सरकारी जांच एजेंसियों को गुलाम बना दिया है, सबका दुरुपयोग हो रहा है और लोकतंत्र खतरे में है, चौपट हो गया है। मित्रों, मैंने कल भी बताया था कि लोकतंत्र कैसे खतरे में पड़ता है। ईडी और सीबीआई की जांच से पड़ता है या ईडी और सीबीआई को गुमराह करने से पड़ता है। संविधान को खतरा तब है जब आप संविधान के विरुद्ध काम करेंगे, या संविधान को खतरा तब है जब संविधान में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी, आपके विरुद्ध जांच होगा, आपका जांच होगा। संविधान कब खतरे में पड़ेगा? कल मैंने कहा था कि भाई देखिए, 2, 4, 5, 10 लोगों के पीछे अगर ईडी पड़ी है, जानबूझ के भी पड़ी है, अगर मान लेता हूं कि जानबूझ के पड़ी है, तब भी क्या 135-40 करोड़ की आबादी में ये 5 लोग ही पूरे 135-40 करोड़ हैं और 135-40 करोड़ लोगों का मानवाधिकार खतरे में पड़ जाता है। उन सब पर संविधान खतरे में पड़ेगा, चूंकि इन 5 लोगों को पुलिस ने बुक कर दिया है और ये जेल जाएंगे, अवश्यंभावी है जाना, ये जाएंगे ही जाएंगे। तो क्या ये 5 लोग ही समस्त भारतवर्ष हैं? कल मेरा ये बात था, आज उसके अगले कड़ी में आज लालू प्रसाद के परिवार के सभी लोगों के ठिकानों पर आज हवा पड़ा। कल से पड़ा है, कल से चल रहा था, कंटिन्यूअस में आज थी। आज उनके सभी बेटी, दामाद, समधी, समधियाना, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र और खासम खासों के ठिकानों पर रेड पड़ गया है। लालू प्रसाद पर यह इल्जाम है कि उन्होंने नौकरी के बदले जमीन लिया है, धन लिया है, घर लिया है, मकान लिया है। हालांकि लालू प्रसाद यादव पर साधारण लोगों से घर जमीन मकान लेने की इल्जाम नहीं है। उन्होंने तो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से भी घर मकान लिखवा लिया है। कई लोगों का नाम सामने आया और कई लोगों
लोगों ने उनके पार्टी में से अलग होने के बाद बाकायदा बताया है कि ये फलाने वाले प्रॉपर्टी जो तेज प्रताप यादव के नाम से है वो इस तारीख के पहले मेरे नाम से थी, उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन पर अपने बेटे के नाम करवा लिया था। अब वो यह नहीं बता पा रहे हैं कि भाई किस खुशी में कोई अपना गाड़ी कमाई का बनाया हुआ घर आपके बेटे के जन्मदिन में दे दे। जन्मदिन में केक दिया जाता है, गुब्बारा दिया जाता है, बहुत महंगा हो तो कोई मोबाइल दे देता है, कोई बहुत महंगा हो तो सूट पैंट कपड़ा दे देता है। जैसे एक बार एक कंपनी मालिक ने मेरे बेटे को बहुत बढ़िया 15-20 हजार रुपये का जैकेट दे दिया था। एक मेरे बेटी के जन्मदिन पर किसी ने मोबाइल भेज दिया था, केक भेज दिया था, ये सब आ जाता है। लेकिन वो भी जिसने मोबाइल भेजा था उसका काम मैं चूंकि उसका काम देखता हूं, मैं वकील हूं, उसका केस लड़ता हूं, तो वो इसलिए दिया था कि कहीं कोई फीस उसमें गुंजाइश कर लेंगे, और मैंने किया भी। तो मैं अपने ही हिसाब से सोच रहा हूं कि एक आदमी ने मेरे को 3-4 हजार रुपये का उस वक्त मोबाइल चल रहा था और 3-4 हजार का मोबाइल दिया था, मैंने साल भर उससे फीस नहीं लिया था। शर्म आ रही। फिर उसने बोला परमार यार चार्ज नहीं कर रहे हो। मैं बोला यार तूने जन्मदिन क्या परमार जी आप भी ना क्या करते हैं, चलिए चार्ज कर दीजिएगा। तो उसी ने अगले साल से चार्ज देना शुरू कर दिया, साल भर तक नहीं दिया। तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ कि एक छोटा सा आदमी ये SIPF का चालान बनाने वाला आदमी एक मोबाइल लेने पर साल भर तक फीस नहीं लिया, तो जो आदमी मंत्रिमंडल में आया होगा वो क्या क्या लिया होगा। ये बात मैं उसी अपने हिसाब से अनुमान लगा रहा हूं कि अगर मुझे जैसा साधारण आदमी जिसके बस में ये SIPF का चालान बनाना है और कुछ नहीं है, लेबर कोर्ट में केसों को रखना है, अगर वो आदमी किसी के तरफ से जैकेट गिफ्ट में मिल जाने से 2-3 केसों में फीस नहीं मांगता है, कोई बढ़िया मिष्ठान दे दिया तो कुछ फीस कम भी ले लेता है, अगर एक छोटा सा मोबाइल, एक छोटा सा जैकेट गिफ्ट के रूप में मिला हुआ चॉकलेट का पैकेट पर अगर मैं फीस में समझौता कर सकता हूं, तो जो आदमी बड़ा बने बनाए मकान दुकान और क्या क्या दे रहा है उसके साथ कितना समझौता किया जा रहा होगा, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं। आप विचार करिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि जब आप अपने आप को वहां रख करके विचार करेंगे ना तो बड़ी साधारण शब्दों में आसानी से आप समझ पाएंगे जो मैं वाकई में आपको समझाना चाहता हूं। एनीवे, तो ये मामला में आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रखर प्रवक्ता, एक अनपढ़ प्रवक्ता और एक पढ़ा लिखा प्रवक्ता, तीनों ने अपने अपने हिसाब से उसको परिभाषित किया। श्री मनोज कुमार झा दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनमें प्रोफेसर वाली काबिलियत जरूर होगी, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव को अनुकंपा पूर्ण नौकरी नहीं पाए होंगे, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय दुनिया की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में से है। मतलब उसका प्रोफेसर भर का डिग्री रखा होगा और प्रोफेसर भर की योग्यता रखा होगा, तभी हुआ होगा, यह मेरा मानना है। मतलब कि मनोज कुमार झा पढ़े लिखे को इस कैटेगरी में आते हैं, यह मैं मानता हूं और ये मेरा मानना है। अब पढ़े लिखे आदमी ने जो अनपढ़ता वाली बात की, मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। चूंकि वो राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियली प्रवक्ता है और जनता दल के चाटुकार हैं, लालू प्रसाद के बेटे के गुलाम और तबेदार जैसा भाषा बोल रहे हैं, इसलिए उनको पढ़े लिखे अनपढ़ों के शरीर में मैं रखता हूं। उनको बुरा लगे तो मेरे ऊपर केस कर सकते हैं, उनके पास पैसा है, प्रतिष्ठा है, पहुंच है, मेरे को जेल भेजवा सकते हैं। लेकिन झा साहब, मुझे विनम्रता से आपसे क्षमा मांगते हुए और पढ़े लिखे लोगों से क्षमा मांगते हुए कहना पड़ेगा कि आप जैसा पढ़ा लिखा विद्वान समझदार आदमी अगर यह कहता है कि देश में राबड़ी पुत्र तेजस्वी और तेज प्रताप से होशियार समझदार और विद्वान आदमी कोई नहीं है, तो मुझे शर्म आती है ये कहने में कि क्या आप भी पढ़े लिखे हैं। भी इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं भी आप ही के इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरी भी डिग्री जो है वो आपसे कम नहीं है, और हमारी भी डिग्री का सिलेबस लेवल वही होगा जहां से आप आए हैं। मैं भी ऑक्सफोर्ड से नहीं हूं और आप भी हार्वर्ड से नहीं, तो मुझे ये कहने में शर्म आता है कि मैं भी पढ़ा लिखा हूं। खैर झा साहब, आपने जो बयान दिया मैं उसी पर चर्चा करूं। आपके पढ़ाई से हमको क्या मतलब, मैंने कौन सा आपको नौकरी दिया है, या मैंने कौन सा आपसे पढ़ाई की है, या कौन सा मुझे पढ़ना है, इसलिए मुझे यह मायने नहीं रखता कि आप क्या किए। झा साहब ने बड़ा इमोशनल टाइप का मुंह बनाते हुए कहा कि एक आदमी जो भी अस्पताल से आया है उसका आप बंद हुई केस को खुलवा रहे हैं। क्या आप चाहते हैं? बिहार में जब से सरकार आपके हाथ से गई है तब से आपकी छटपटाहट बता रही है। यह बात मनोज कुमार झा साहब की है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है, राज्यसभा में सांसद है। मतलब बड़ी हाई प्रोफाइल डिग्री है उनके पास और हाई प्रोफाइल पोजीशन भी है।
अब झा साहब से मैं पूछूं कि झा साहब आप पढ़े लिखे कैटेगरी में आते हैं, चूंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूं तो मैंने बेशक संविधान को कंठस्थ याद न किया हो, लेकिन इतनी तो मुझे जानकारी है कि अगर आप पर कोई केस बनता है तो बंद केस क्या होता है और खुला केस क्या होता है। जब जब उसको एविडेंस मिलेगा तब तक वो प्रोसीड होगा और तब तक कोर्ट के सामने रखा जाएगा कि पिछले बार में कुछ कमी रह गई थी, एक नया एविडेंस आया है तो नए सर्कमस्टांसेस में नई गवाही और नए प्रोसीडिंग के अंतर्गत इसको अलग से कन्विक्शन बनता है और कोर्ट अगर इसको उचित मानेगा तो करेगा। तो यह झा साहब इसमें इमोशनल होने की क्या जरूरत है। और संविधान के कौन से पन्ने पर लिखा हुआ है कि अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप सारे अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। संविधान के किधर लिखा हुआ है कि आप राज्यसभा के सांसद हैं, संविधान बनाना, संविधान संशोधन करना और संविधान के अंतर्गत खुद को चलाना है आपका प्रथम कर्तव्य है। मैं थोड़ा बहुत बेवकूफाना बात बोल सकता हूं, आप तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि आप उस गोल घर में बैठते हैं और हम जो बोल रहे हैं इसका अधिकार आप ही ने दिया है और आप ही के बिरादरी के लोगों ने दिया है, तो आप स्वयं को नहीं पता चला कि आपको क्या बोलना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इमोशनल अत्याचार आप कर रहे हैं, भारत सरकार तो अपने संविधान के अंतर्गत काम करती है। मित्रों, दूसरा एक हर जगह आप सुन रहे होंगे, हर विपक्ष का नेता कह रहा है कि बुलडोजर वाली न्याय ठीक नहीं है, बुलडोजर बिल्कुल गलत चला, इनकाउंटर बड़ा गलत हुआ। मित्रों, एक सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है, सब लोगों को यह याद होगा, मैं सिर्फ उसको सामने आपके रख देता हूं। मित्रों, एक साधारण सी लड़की मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपने दम पर मुकाम बनाने वाली कंगना रनौत, मैं उस शेरनी को सम्मान देते हुए कह रहा हूं कि वो जंगल में रह करके और वहां के जंगली लोगों के विरुद्ध जंग लड़ने का जो साहस दिखाया है वो आदर के लायक है। हमारे देश में जो वीरांगनाओं की वीर गाथा हमको बताई जाती है, कंगना रनौत उसी में से एक है। उसने साहस किया जंगल में रहते हुए जंगली दरिंदे जानवरों के विरुद्ध खड़ा होने का। उसका परिणाम क्या हुआ कि भाई जंगली लोग झपट मारेंगे और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे। उन्होंने झपट मारा और कंगना रनौत के कार्यालय को तहस नहस कर दिया। कंगना ने कुछ नहीं कहा, कंगना ने विलाप नहीं किया कि ये कानून का दुरुपयोग है, फलाना ढिमाका है। उसने अपने वकील के माध्यम से मुंबई हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की कि भाई यह अवैध तोड़ाई हुई है। मुंबई हाई कोर्ट ने उसको तोड़ने वालों को बुलाया और पूछा कि किस अधिकार से क्या क्या अवैध था और क्यों तोड़ फाड़ किया। चूंकि तोड़ाई अवैध तरीके से की गई थी, वैध मकान को अवैध तरीके से तोड़ा गया था, चूंकि उसने जंगल में रहने वाले जंगली जानवर से जंग लड़ने का साहस दिखाया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई उसका एक अनुमान लगाए कि कितना का नुकसान हुआ है। हाई कोर्ट के अनुमान के मुताबिक जो सर्वेयर नियुक्त किया गया था उसने कोर्ट को रिपोर्ट की कि भाई 2 करोड़ रुपया का नुकसान कंगना रनौत का हुआ है। हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए तोड़ने वालों को बोला कि 2 करोड़ रुपए जल्दी से कंगना रनौत के खाते में जमा किया जाए और सह सम्मान उसके मकान को पुनर्निर्माण किया जाए। किया कंगना रनौत ने। कंगना रनौत ने देश भर में घूम घूम करके यह नहीं कहा कि कल तक तो यह मकान बड़ा ठीक था, आज मैंने जंगली जानवरों से जंग करने की गलती की और आज मेरा मकान अवैध हो गया, यह कैसे हो गया। हालांकि वो कह सकती थी क्योंकि जब तक उसने जंगलियों से जंग नहीं लड़ा था तब तक तो उसका मकान अवैध नहीं था। मकान अवैध तब हुआ जब उसने लड़ने की साहस दिखाई। यही बात पूरे उत्तर प्रदेश या देश भर में मैं एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूं कि जिन जिन लोगों का मकान टूट रहा है वो कहा जा रहा है कि भाई 20 साल पुराना मकान आज 20 दिन में अवैध कैसे हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप ये जगह जगह चिल्लाने के जगह कंगना रनौत का उदाहरण लीजिए। आप एक सादा कागज पर अपने जिला न्यायालय में, मुख्य न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में जाकर के अर्जी डाल दीजिए, गेट पे जाकर के फेंकिए जज साहब की कुर्सी के आगे कि भाई देखो मेरा मकान टूट गया। जज साहब जिस तरह से कंगना रनौत के लिए सर्वेयर नियुक्त किए थे वो देखेंगे और अगर उनको लगेगा कि आपकी वैध प्रॉपर्टी को अवैध तरीके से तोड़ा गया है, वो तोड़ने वालों को कंगना रनौत का से 2, 2.5, 3, 5 करोड़ रुपए जितने की आपका नुकसान हुआ होगा उसका जुर्माना आपको लगा के आपसे पैसा वसूलवा के आपको दे दिया जाएगा। तो बजाय आप कोर्ट में जाने के लिए माइक में चिल्ला रहे हैं, यूट्यूब पर चिल्ला रहे हैं, फेसबुक पर चिल्ला रहे हैं, सोशल मीडिया पर चिल्ला रहे हैं, मतलब भाटगिरी कर रहे हैं, भौं भौं कर रहे हैं, लीगल एक्शन ले ही नहीं रहे। कोई आदमी यह बात नहीं कर रहा है। आज जो लोग
ईडी की कार्रवाई को अवैध घोषित कर रहे हैं, सरकार का प्रताड़ना बता रहे हैं, बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, उसमें से एक आदमी ने भी हाईकोर्ट में यह केस नहीं दायर किया कि यह सरकार के बदले की कार्रवाई है, हमको इसे निजात दिया जाए। या वो लोग कहें कि उनको अदालत में भरोसा नहीं है, अदालत को भी वो सरकार का अंग मानते हैं। या तो ये कह दे कि मैं किस अदालत में भरोसा करूं, ये भी तो सरकार का ही है। जिस तरह से चुनाव आयोग को, संवैधानिक संस्थाओं को लोगों ने इल्जाम लगा दिया है। तो मित्रों, इन सब चीजों को समझने की जरूरत है कि जो लोग विलाप कर रहे हैं उनके पास जो कानूनी अधिकार है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। आपके पास चिल्लाने का अधिकार है, संविधान ने आपको भौंकने का दे रखा है। संविधान में, हमारे देश में भौंकने का इजाजत है, इंसान हो या कुत्ता हो। हर आदमी को भौंकने, बोलने और कहने की इजाजत है। मैं भी तो बोल ही रहा हूं और इस पर कोई केस नहीं बन सकता क्योंकि मुझे संविधान में दिए अधिकार के अंतर्गत बोल रहा हूं। लेकिन संविधान में मुझे ये भी अधिकार है कि अगर कोई आदमी मेरे को मारेगा तो मैं अदालत में जाऊंगा कि फलाना आदमी ने मेरे को मारा है। न्यायालय को लगेगा कि भाई मुझको उन्होंने गलत तरीके से मारा है तो न्यायालय उनको दंडित करेगा। हमारा न्यायालय स्वतंत्र है और न्यायपालिका बिल्कुल विद्वानों के नेतृत्व में चल रहा है। तो आप सब जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई कल तक वो मकान वैध था, आज अवैध होगा, कहने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं भी करूँ यार, बात ठीक है, 15 साल से मकान था, आज अतीक अहमद के गुंडों ने फायरिंग की और मकान कल अवैध हो गया। तो यह बात सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो भाई अतीक अहमद के जिन लोगों का मकान गिराया गया है वो लोग 1 रुपया के सादा कागज पर लिख करके अदालत में क्यों नहीं चले जाते। अदालत में आपको एक चीज बता दूं, आपको जानकारी नहीं होगी, अगर आपके पास वकील को फीस देने का पैसा नहीं है तो हर जिला न्यायालय में लीगल एड होता है, लीगल सेल होता है, जो मुफ्त में लोगों का केस लड़ता है, उन गरीब लोगों को जिनके पास पैसा नहीं होता। और मैं ये कैसे मालूम कि आपका 100, 200, 500, 50 करोड़ की वैध मकान है आपके नजरों में और आपके पास एक कोर्ट में वकील करने का फीस नहीं है, यह कैसे मैं मान लूं। खैर, मनीष सिसोदिया ने अभिषेक मनु सिंधु जैसे महंगा वकील को रखा है जमानत दिलवाने के लिए, लेकिन वो यह क्यों नहीं एक अर्जी डलवा देता सिंघवी साहब से कि भाई हमारी गिरफ्तारी अवैध हुई है, भाई हमको बदले के भावना से कार्रवाई किया गया है। चूंकि गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, हमने पंजाब जीत लिया है, इसीलिए मोदी परेशान है, हमको पंजाब के अलावा और लोगों में जीतने के लिए छूट दी जाए, बाहर निकाला जाए। भाई सत्येंद्र जैन ने भी तो अपना पूरा हाथ पांव चला ही होगा ना, उसके पास भी कानूनी अधिकार होगा। तो वो अदालत के आदेश पर बंद है और आप मोदी जी को परेशान कर रहे हैं, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। इन सब विषयों पर हमें जनता को होशियार होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार में बैठे लोग या सरकार में आने के लिए बैठे लोग, दोनों ही लोगों का मनसा जनता से मतलब नहीं है। ये इन प्रकरण खुद को वहां पर बैठाने का है। जो अभी बैठे हैं उनको वहां बने रहने की मनसा है और जो बाहर बैठे हैं उनको वहां पर जाकर के बैठे रहने की मनसा है। और उन्हीं अपने मनसा की पूर्ति के लिए अनाप शनाप अंत शंड बोल रहे हैं और वो बोलते रहेंगे जब तक आप उनके बोलने पर नहीं बोलेंगे, तब तक वो ऐसे बोलेंगे। आप बोलिए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो लोग मनीष सिसोदिया के फॉलोअर हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, उनके कार्यालय में ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, समाचार पत्र पत्रिकाओं में खबर छपवा कर, अब तो संचार की इतनी ज्यादा व्यवस्था हो गई है कि आप हर आदमी पत्रकार है, हर आदमी कलाकार है, हर आदमी अपनी बात रख सकता है और वहां पहुंचेगा। आप एक 2 मिनट का वीडियो बनाइए, ट्वीट करिए और टैग करिए केजरीवाल को कि भाई केजरीवाल जी हमको बताओ कि अगर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी अवैध है तो ये चिल्लाने की जगह आप कोर्ट में कहीं ये बात कहते हैं। जज को बताइए कि वो पंजाब जीत लेने की वजह से हमको गिरफ्तार किया गया। जज साहब को लगे कि यार बात तो ठीक कर रहा है, वो फट से पुलिस को कहेंगे कि भाई खाए इसको हटा। यह बात आप क्यों नहीं कर रहे। आप लालू प्रसाद यादव के बेटे को कहिए, लालू प्रसाद के परिवार को कहिए कि भाई जाओ अपने कोर्ट में केस डालो कि भाई एक बिहार में जब से सरकार गई है तब से सरकार परेशान है और केंद्र सरकार हमको परेशान कर रही है। अदालत केंद्र सरकार को फटकार लगाएगी, लालू जी का परिवार को मुक्त कर देगी। लेकिन यह तो बताना पड़ेगा भाई लालू जी के परिवार के लोगों को कि भाई जो आदमी 8वीं में 8 बार फेल है, उसका पिता कभी नौकरी किया ही नहीं, दिल्ली के सबसे महंगा इलाका न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में उसकी कोठी कैसे है, ये तो हालात खट से पूछ देगी। अदालत पूछेगी ना कोई कहां पर छापा पड़ा, कहां पर, बोलेगा जी मेरा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो 500 करोड़ की कोठी है। तो जज साहब बोलेंगे कि 500 करोड़ की कोठी आपकी है? जी हमारी है। वो कैसे बनी भाई, तुम तो 8वीं में 8 बार फेल इसी दिल्ली से हुए हो, नौकरी भरने के तो तेरी एलिजिबिलिटी ही नहीं है, नौकरी के लिए तू फॉर्म भी नहीं खरीद सकता, भरना तो दूर की बात है, भरना तो तुझे आएगा ही नहीं, तो भरेगा कैसे। और तेरे पिताजी ने कभी नौकरी नहीं की, तो ये 500,000 करोड़ की कोठी कहां से आया। इसीलिए ये लोग अदालत में नहीं जाते हैं,
क्योंकि जैसे लालू प्रसाद का परिवार जाएगा तो उनको बताना पड़ेगा ना कि मेरे फला 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 जगहों पर छापा पड़ा है, तो सबसे पहले जज पूछेगा कि फला 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 ये किसका घर है? वो बोलेंगे मेरा घर। तेरे घर है? कैसे? नौकरी तेरे पूरे खानदान में किसी ने नहीं की, व्यवसाय तुम्हारा कुछ है ही नहीं है, माताजी अनपढ़ है, पिताजी राजनीति में है और तुम खुद 8वीं में 8 बार फेल हो, तो ये इतना महंगा कोठी तुम्हारे पास कहां से आया? सबसे पहला डर लोगों को यह है, इसीलिए वो लोग अदालत में नहीं जाते, उल्टे यही फंसेंगे। लेकिन आपके अदालत में जाएंगे और आपको बहकाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप इमोशन में बह जाने वाले लोग हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने इमोशन पर कंट्रोल करिए और इन लोगों का खेल समझिए। जिस दिन आप खेल समझ जाएंगे उस दिन कोई बुलडोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई संपत्ति अवैध बनाने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि अवैध कमाई आप ही के भरोसे और आप ही के दिए शक्ति से होती है। जिस दिन आपने अपना शक्ति छीन लिया, जिस दिन आपने अपना समर्थन छीन लिया, उस दिन ये शक्तिहीन हो जाएंगे, और जिस दिन शक्तिहीन हो जाएंगे सही माने में उसी दिन लोकतंत्र मजबूत होगा। तब तक लोकतंत्र को खतरा इन्हीं लोकतंत्र के छद्म सिपाहियों से है और इन्हीं पर भरोसा आपको नुकसान पड़ेगा। धर्मेंद्र जी को नमस्कार। और मित्रों, अगर आपको लगता है कि मेरे बातों में कोई सच्चाई है, मेरी बातें सही और सच के करीब हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को तुरंत प्राप्त करता है, और जब समस्या का समाधान हो जाएगा तो समस्या समाप्त हो जाएगा। तब तक अपना बहुत से ज्यादा बहुत ख्याल रखिएगा। समाचार चैनलों ने अंत में दबे जुबान से यह भी कहा कि शायद कोरोना फिर से बढ़ रहा है, मतलब कोरोना बनाने वाली दवाइयों का स्टॉक फुल हो गया होगा, इसीलिए उसको बिकवाने की जल्दी में इस तरह का बयान दिलवाया गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आप वही मानिएगा जो साइंटिस्ट बताएं, वैज्ञानिक बताएं, डॉक्टर बताएं, मैं इन तीनों में से नहीं। तो अपना बहुत से बहुत ख्याल रखिएगा और बहकावे में ना आए, अपना अकल लगाए। जय हिंद, वंदे मातरम।